तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के उस आखिरी दौर की कहानी जब एक युग खत्म हो रहा था और मुगलों के आने की आहट सुनाई दे रही थी। ये कहानी है दो राजवंशों की, सैयद और लोदी। तो यहां एक सवाल उठता है कि आखिर एक साम्राज्य का अंत, उसका पतन दिखता कैसा है? क्या होता है जब एक महान शक्ति बिखर रही होती है? बस यही वो संकेत हैं जिन्हें हम इस कहानी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, साल है 1398। दिल्ली शहर, जो कभी सल्तनत की शान हुआ करता था, अब तैमूर के हमले के बाद खंडहर बन चुका है। सिंहासन खाली पड़ा है और सत्ता का केंद्र पूरी तरह बिखर चुका है। हर तरफ बस केओस, अराजकता। और हमारी कहानी का पहला हिस्सा ठीक यहीं से शुरू होता है। इसी केओस और पावर वैक्यूम के बीच से एक नया राजवंश सामने आता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई मजबूत शुरुआत नहीं थी। अच्छा, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो पहले सैयद शासक थे, खिज्र खान, उन्होंने खुद को सुल्तान कहा ही नहीं। उन्होंने उपाधि ली रैयत आला की, जिसका मतलब होता है रईसों में सबसे बड़ा। अब सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो पहली ही घंटी थी जो बता रही थी कि ये डायनेस्टी कितनी कमजोर है। वो खुद को एक आज़ाद रूलर मान ही नहीं रहे थे, बल्कि तैमूर के वारिसों का एक तरह से प्रतिनिधि या वैसल समझ रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं सैयदों की। इन्हें एक पावर डायनेस्टी के तौर पर नहीं, बल्कि एक तरह से प्लेस होल्डर या कह लें कि सिंहासन के केयर टेकर के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 37 साल, और इन 37 सालों में 4 अलग अलग शासक, मतलब एक पीढ़ी के अंदर ही सल्तनत का तख्त 4 बार बदल गया। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ कितनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी, कितनी अस्थिरता थी। और अगर सैयदों की कमजोरियों की लिस्ट बनाएं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पहली बात, सल्तनत का इलाका वो सिमटकर बस दिल्ली और उसके आसपास के कुछ गांवों तक रह गया था। दूसरी बात, हर तरफ से बगावतें हो रही थी। तीसरी, अपनी लेजिटिमेसी यानी शासन करने के हक के लिए भी वो तैमूर के नाम पर ही टिके हुए थे। और सबसे अजीब बात, अंत में जो आखिरी शासक थे, उन्होंने तो बिना लड़े ही गद्दी छोड़ दी, बस वॉलंटरीली सत्ता दे दी। तो इतने कमजोर शासन के बावजूद क्या उन्होंने कुछ पीछे छोड़ा? हाँ, एक चीज, आर्किटेक्चर में उनका एक खास योगदान था, मुबारक शाह का मकबरा। ये जो ऑक्टेगनल यानी अष्टकोणीय डिजाइन था ना, ये आगे चलकर आने वाली सल्तनत की इमारतों की एक पहचान बनने वाला था। और फिर सैयदों के इस ढलते दौर के बाद स्टेज पे एंट्री होती है लोदियों की। और ये लोग सैयदों से बिल्कुल अलग थे, एक नई, ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा एम्बिशियस पावर। ये बदलाव वाकई जमीन आसमान का था। सोचिए, एक तरफ थे सैयद जो खुद को तैमूर का वैसल मानते थे और जिनकी सल्तनत सिकुड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ आए लोदी, भारत के पहले अफगान शासक, जिनका एक ही मकसद था, सल्तनत को फिर से उसकी खोई हुई मिलिट्री पावर वापस दिलाना। लोदी डायनेस्टी की कहानी असल में 3 सुल्तानों की कहानी है। एक तरह से अ 3 एक्ट प्ले। पहला, बहलोल लोधी, द फाउंडर। 1451 में इन्होंने नींव रखी, जौनपुर को जीतकर सल्तनत को मजबूत किया। फिर आए सिकंदर लोधी, द कंसोलिडेटर। इन्होंने आगरा शहर बसाया, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए। और फिर आया तीसरा एक्ट, इब्राहिम लोधी, द डिवाइडर। इन्होंने अपने ही सरदारों को खुद से दूर कर दिया और यही इस वंश के पतन का कारण बना। सिकंदर लोधी का एक फैसला बहुत दूर की सोच वाला साबित हुआ। साल 1504 में उन्होंने राजधानी को दिल्ली से एक नए शहर में शिफ्ट कर दिया और उस शहर का नाम था आगरा। यह एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। और मजे की बात देखिए, यही आगरा शहर आगे चलकर मुगलों का भी पावर सेंटर बनने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, द फाइनल काउंटडाउन। और इस कहानी का सारा दारोमदार अब आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी के कंधों पर था। तो इब्राहिम लोधी ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ बिखर गया? इसे एक तरह से पतन का नुस्खा कह सकते हैं। स्टेप 1, अपने ही अफगान सरदारों को अपने घमंड से नाराज कर दिया। स्टेप 2, मेवाड़ जैसे ताकतवर राजपूत राज्यों से लगातार लड़ाई मोल ली। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ी गलती थी, उनके ही नाराज सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिखकर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुला लिया और बस एक निर्णायक लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया। और फिर हुई पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की लड़ाई थी। एक तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज जो सिर्फ संख्या में बड़ी थी,
दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी सेना, लेकिन उसके पास था एक गेम चेंजर, बारूद और तोपें, और साथ ही एडवांस्ड वॉर स्ट्रैटेजी। नतीजा क्या होगा, ये लगभग तय ही था। तो बस इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पर्दा गिर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि इन दो आखिरी डायनेस्टीज ने, सैयदों और लोदियों ने, पीछे क्या छोड़ा और इनके पतन ने हिंदुस्तान के भविष्य के लिए क्या मायने रखे। ये टेबल इन दोनों डायनेस्टीज का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। शासन को देखें तो सैयद कमजोर वैसल्स थे, जबकि लोदी मजबूत अफगान शासक थे। इलाके की बात करें तो सैयद दिल्ली तक सिमट गए, लोदियों ने बिहार तक अपना परचम लहराया। और यही फर्क उनकी फौज और उनके बनाए मॉन्यूमेंट्स में भी साफ साफ दिखता है। लेकिन हाँ, लोदियों की एक विरासत आज भी दिल्ली में देखी जा सकती है, लोधी गार्डन्स। उन्होंने गार्डन टूम का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया, यानी मकबरे के चारों ओर बाग बनाने का तरीका, वो एक ब्लूप्रिंट बन गया। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे बाद में मुगलों ने उठाया और ताजमहल और हुमायूं के मकबरे जैसी शानदार इमारतों में परफेक्ट कर दिया। और यही इस पूरे दौर का निचोड़ है। लोदियों का पतन सिर्फ एक डायनेस्टी का अंत नहीं था, इसने मुगल साम्राज्य के लिए दरवाज़ा खोल दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान की सियासत, समाज और कल्चर सबको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी राख से अब कौन सा नया विशाल साम्राज्य जन्म लेने वाला था? ये वो सवाल है जो हमें सीधे मुगल दौर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है।